विजय मानकर ने मोदी को बताया झूठा नंबर 1। हिटलर का भाई गोबेल्स के नाम से किया संबोधित। आज मैं उनको कह रहा हूँ ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठर है, ये हिटलर से भी बड़ा झूठा है, ये गोबेल्स से भी बड़ा झूठा है। नरेंद्र मोदी एक बात करता है, अमित शाह दूसरी बात करता है। मैं सिंपल पहले भी कहा, मैंने पिटीशन में भी लिखा है ये बात कि आप जो भी कह रहे हो उसको एक नोटिफिकेशन में लिख दीजिए और वो नोटिफिकेशन को आप पब्लिक कर दीजिए। वो नोटिफिकेशन बाइंडिंग हो जाएगी, हम उस बात को मान जाएंगे। अमित शाह कुछ बोले, नरेंद्र मोदी कुछ बोले, गिरिराज कुछ और बोले, चौथा उधर हेगड़े कर्नाटका वाला कुछ बोले, तो उनके बोलने को तो कोई मतलब नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, लॉ के हिसाब से नोटिफिकेशन को जो है और एक्ट को जो है वो वैलिडिटी है। तो जो भी वो कहना चाहते हैं वो नोटिफिकेशन के माध्यम से बोले। अदरवाइज हम मोदी को गोबेल्स में बोल रहा हूँ, उसे हिटलर बोल रहा हूँ, वो सबसे बड़ा झूठा है। उसकी एक बात पर, उनकी एक बात पर हमको विश्वास नहीं करना है। नागपुर के संविधान चौक में एपीआई ने देशव्यापी जन आंदोलन के तहत धरना देकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर ने आवाज इंडिया टीवी को दिए एक साक्षात्कार में कई महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रिव्यू पिटीशन दायर करने से मसला हल नहीं होगा, बल्कि इसके लिए 8 चीजें करने की जरूरत है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर भी जबरदस्त प्रहार करते हुए उन्हें झूठा नंबर 1 बताया। साथ ही हिटलर के भाई गोबेल्स के नाम से भी संबोधित किया। अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया का एक जोरदार धरना प्रदर्शन चल रहा है। धरना प्रदर्शन है एससी, एसटी, ओबीसी के जो संवैधानिक अधिकार है, जिन अधिकारों की सुरक्षा के लिए ये जन आंदोलन इस समय यहाँ पर चल रहा है नागपुर के संविधान चौक में। और यहाँ अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर साहब हैं। मानकर साहब, एक खबर तो ये भी चल रही है कि कुछ पिटीशन आपने इसके खिलाफ डाला हुआ है। नहीं, मेरा ये मानना है कि ये पिटीशन डालने से सॉल्व नहीं होगा। मेरे हाथ में ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ये ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल लॉ है, ये इस कोर्ट का ऑर्डर है और मेरी पिटीशन है जो 12 तारीख को मैंने प्राइम मिनिस्टर को की है। मेरा ये स्पष्ट मानना है कि बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1956 से लेके, इंदिरा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 से लेके, नागराज का केस हो, या अभी ये जो उत्तराखंड और मुकेश कुमार जी का जो केस आया है 7 फरवरी को, आप अगर सीरियसली देखेंगे तो जो संविधान में नहीं था वो इंटरप्रिटेशन करके जुडिशरी ने डाला है और वो अब संविधान का पार्ट हो गया है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया है। तो फिर उसी जुडिशरी के पास जाना और ये कहना कि इस चीज़ को ठीक करो, तो वो अगर ठीक भी करता है तो लिमिटेड इंटरप्रिटेशन करेगा, फिर नई बेंच आएगी उसका री इंटरप्रिटेशन करेगी। तो मेरा ये स्पष्ट मानना है कि इसके लिए 8 चीज़ें करना पड़ता है और 8 चीज़ें अगर आप चाहे तो मैं सिक्वेंशियली बताता हूँ या 1 बाय 1 बताता हूँ। संविधान का पॉजिटिव, प्रोग्रेसिव और कॉम्प्रिहेंसिव अमेंडमेंट करना पड़ता है। आर्टिकल 12, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 17, 21 और 335 और 124 एंड 217, इतने आर्टिकल्स को एक ही बार में अमेंडमेंट करके जो प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस की कंसेप्ट है। रिजर्वेशन क्या है? रिजर्वेशन मेरे लिहाज से 3 चीज़ें हैं। भेदभाव को समाप्त करने का प्रोविजन रिजर्वेशन है, समानता का संवर्धन करने का प्रोविजन आरक्षण है और सामाजिक न्याय को लाने का प्रोविजन आरक्षण है। पर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये चैरिटी है, ये सरकार के दिल पे रहेगा तो देगी, नहीं तो नहीं देगी, ये आपका किसी तरह का राइट नहीं है। और अगर आप ये बता भी देते हैं कि भाई आपका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो भी गवर्नमेंट पे बाइंडिंग नहीं, ये एक डिसीजन कह रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वंस फॉर ऑल कॉन्स्टिट्यूशन को ठीक से अमेंड करके सेटल किया जाए और इसमें ये इतने आर्टिकल्स को अमेंड किया जाए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, SC, ST, OBC का रिजर्वेशन 70% किया जाए, 45% OBC का, 8.5% शेड्यूल्ड ट्राइब का, 16.5% शेड्यूल्ड कास्ट का, 70% रिजर्वेशन किया जाए। क्योंकि 16(6) में जो आर्थिक आधार पे जो जनरल कैटेगरी के लोगों को रिजर्वेशन लाया पार्लियामेंट ने, उसमें 10% का प्रोविजन उन्होंने लाया। ऑलरेडी 50% से ज़्यादा जो मंडल केस में कहा था वो एक्सीड हो चुका है। जब 10% जनरल वालों के लिए आ सकता है तो 70% OBC, SC, ST के लिए क्यों नहीं? तो ये मेरा सेकंड क्लियर मानना है। तीसरा, अफर्मेटिव एक्शन इन प्राइवेट सेक्टर लाना पड़ता है बाय लॉ, ताकि SC, ST, OBC माइनॉरिटीज़ और महिला के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में अफर्मेटिव एक्शन हो। एक रिजर्वेशन लॉ, मॉडल लॉ पूरे देश के लिए बनाना पड़ता है। 9 शेड्यूल में रिजर्वेशन को डालना पड़ता है। आर्टिकल 124 एंड 217 को अमेंड करके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में SC, ST, OBC माइनॉरिटीज़ और महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन सिक्योर करना पड़ता है। आर्टिकल 312 के तहत ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज यानी अखिल भारतीय न्यायिक सेवाएं लाना पड़ता है, जिससे कोई भी लॉ ग्रेजुएट एग्जाम देके कलेक्टर जैसा बनता है वैसा वो ADJ बने और प्रमोट होते हुए हाई कोर्ट का जज और सुप्रीम कोर्ट का जो है वो जज बने।
ये तमाम प्रोविजंस करेंगे अगर हम लोग जो है, और इसके साथ छोटे मोटे प्रोविजंस और करने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि रिजर्वेशन जो है वो कॉन्क्रीट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन सकता है। उसके लिए विजय मानकर ने कहा कि आरक्षण को कॉन्क्रीटली संवैधानिक अधिकार बनाना है तो इसका रास्ता केवल आंदोलन से नहीं निकलेगा, इसके लिए संसद में बिल लाने की दिशा में भी काम करना होगा। उन्होंने बताया कि ऑलरेडी इसकी पिटीशन भी उन्होंने कर रखी है। यदि सरकार यह अमेंडमेंट बिल नहीं लाती है तो मैं इसके बिल स्वयं अपने हाथ से ड्राफ्ट करके दूंगा और इसे प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर लाया जा सकता है। मार्च महीने में मैं पार्लियामेंट का जो सेशन है, बजट सेशन, उसकी राह देख रहा हूँ, क्योंकि आपको मालूम है कि ये 10 और 11 फरवरी को मेरे 14 बिल के लिए ऑलरेडी थोल थिरनावलम जी ने नोटिस दिया है। जो 10 बिल चुनावी सुधार के थे पूरी तरह, 2 बिल मानव अधिकारों को संविधान में लाने के हैं, 2 बिल जो है वो आदिवासियों के इंडिजिनियस राइट्स लाने के लिए, एबोरिजिनल पीपल के, तो वो ऑलरेडी 14 बिल मेरे नोटिस दे दिए हैं। तो उसके नंबर मिल जाएंगे मार्च महीने में बजट सेशन में। तो अगर सरकार ये अमेंडमेंट नहीं लाती है तो इसका बिल मैं खुद अपने हाथों से ड्राफ्ट करके दूंगा और इसको प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में लाया जा सकता है। क्या वर्तमान संसद से ये अपेक्षा की जा सकती है? नहीं, अगर संसद इसको अमेंड नहीं करेगी, सपोज हम बिल बना के देंगे, सरकार नहीं बना सकती, तो मोदी जी ने राहुल गांधी को कहा कि ये ट्यूबलाइट है, मैं मोदी जी को कह रहा हूँ आप फ्यूज ट्यूबलाइट है। तो ट्यूबलाइट और फ्यूज ट्यूबलाइट का ये काम नहीं है। तो देश का ट्यूबलाइट मैं जलाऊंगा जब मैं ये बिल को लाऊंगा। उसके बाद अगर पार्लियामेंट इसको अगर कंसिडर नहीं करती है तो बीजेपी को हर स्टेट से हम हराएंगे। ऑलरेडी वो हमने छत्तीसगढ़ में किया, झारखंड में किया, बाकी स्टेट में भी पीछे आई है, और 2024 में भी बीजेपी को हराएंगे और कुछ सीटें हम एपीआई की भी जीत कर जाएंगे और इस चीज़ को ठीक करेंगे। उन्होंने सवालों का जवाब देते हुए कहा कि मोदी जी ने राहुल जी को ट्यूबलाइट कहा है। मैं दोनों से कहना चाहूँगा कि एक ट्यूबलाइट है तो दूसरा फ्यूज ट्यूबलाइट, इन दोनों से काम नहीं होगा तो मैं देश का ट्यूबलाइट जलाने के लिए तैयार बैठा हूँ। विजय मानकर ने इसके अलावा यह भी कहा कि इन विषयों पर देश के बाहर भी कुछ कोशिश की जा सकती है, लेकिन उसकी प्रक्रिया थोड़ा जटिल है, जिस पर भी मैंने काम शुरू कर दिया है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ह्यूमन राइट्स और मोरल तौर पर हमारा साथ दे सकती है, लेकिन इसमें लोगों को अधिकार नहीं है। स्टेट के रास्ते से ही इसका समाधान निकाला जा सकता है। उन्होंने इसके लिए दूसरे देशों का भी उदाहरण दिया। ये जन आंदोलन लॉजिकल एंड तक चलते रहेगा, कम ज़्यादा तौर पर, जब तक ये बात पूरी नहीं होती तब तक रहेगा। और जन आंदोलन स्ट्रीट्स के साथ पार्लियामेंट में भी होना चाहिए, ये हमारा मानना है। हम ज़्यादा स्ट्रीट्स पर है, पर स्ट्रीट पर ज़्यादा रह के इसका समाधान नहीं आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज़ें आना चाहिए, जैसे सीए एनआरसी है या एनपीआर है, इसका प्रोटेक्शन आपको जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डालोगे, या जो लॉ है सिटीजनशिप एक्ट 1955 एंड रूल्स 2003 के, इसको जब तक अमेंड नहीं किया जाएगा तब तक इसका रेमेडी नहीं है। तो स्ट्रीट पर आप कब तक खड़े रहोगे? शाहीन बाग में 2 महीने से ज़्यादा हो गया, तो आप स्ट्रीट पर कब तक खड़े रहोगे? अगर आप स्ट्रीट पर खड़े रहोगे तो जो 100 लोग हैं वो अमीर हो रहे हैं, एक बजट से ज़्यादा पैसा उनके पास है, आप गरीब हो रहे हो। तो आप पढ़ो नहीं, आप अपना काम ना करो, व्यवसाय ना करो, आप क्रिएटिव चीज़ों पर ध्यान नहीं रखो, ये इस सरकार की मंशा है, इसलिए वो आपको स्ट्रीट पर लाना चाह रही है। मैं चाहता हूँ कि राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में, ह्यूमन राइट्स में गारंटी होना चाहिए, वो काम मैं करना चाहता हूँ स्ट्रीट में संदेश देने के लिए और पार्लियामेंट से संविधान में परमानेंट इसका प्रोविजन करने के लिए। एनपीआर का एक्सरसाइज तो अभी 1 अप्रैल के बाद शुरू होने की संभावना है, और जब ऐसा होगा और आने वाला इलेक्शन जिसकी आप अपेक्षा रखते हैं वो तो 4 साल बाद होगा इसमें है, तो इसके लिए इंटरमीडिएट रेमेडीज है। पहले अभी जो एनपीआर का फाइनल नोटिफिकेशन है वो देखना पड़ेगा हमको। उस नोटिफिकेशन में 26 जनवरी 1950 का डेट सरकार मांग रही है क्या, ये हमको देखने की ज़रूरत है। एक फाइनल नोटिफिकेशन आने की संभावना है। अगर 26 जनवरी 1950 का डेट मांग रही है, उसके रिकॉर्ड्स मांग रही है, तो फिर ये सीरियस इशू बनता है। उसके लिए 2-3 इंटरमीडिएट रेमेडीज है। सड़कों पर आंदोलन चलता रहे, सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोग जाए और पार्लियामेंट से अमेंडमेंट की कोशिश हो। 3 चीज़ें हम देश में कर सकते हैं, ये मेरा स्पष्ट मत है, और ज़रूरत पड़ेगी तो देश के बाहर कुछ कोशिश की जा सकती है। आपको क्या लगता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ इसमें कितना सपोर्ट दे सकते हैं? देखिए, वो हमको सपोर्ट तो ह्यूमन राइट्स के बेसिस पे कर सकते हैं, लेकिन ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि इंटरनेशनल लॉ जो है, अगर आप यूएन चार्टर को पढ़ेंगे या स्टैट्यूट ऑफ आईसीजे को पढ़ेंगे या बाकी आप कोवेनेंट एंड कन्वेंशंस को पढ़ेंगे, तो उसमें लोगों को अधिकार नहीं है, स्टेट्स को अधिकार है। यानी जब तक कोई कंट्री, मान लीजिए कोई कंट्री को लग रहा है कि ये इनजस्टिस हो रहा है, तो जैसे गाम्बिया ने केस डाली बर्मा के ऊपर में, रोहिंग्या के केस में, और आईसीजे ने एडमिट किया और इंटरिम ऑर्डर दिया कि आप रोहिंग्या के साथ ये भेदभाव नहीं कर सकते हैं, तो उस तरह जब तक कोई कंट्री नहीं डालेगी केस इंडिया के ऊपर, तब तक
केवल इंटरनेशनल कम्युनिटी का वॉइस जो है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि P5 कंट्रीज़ के अपने इंटरेस्ट है जो सिक्योरिटी काउंसिल में है, और P5 कंट्रीज़ के सम्मति के बगैर कोई मेजर जो है इंटरनेशनल लॉ का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। ये इंटरनेशनल लॉ का सेटल्ड पोजीशन है। तो एक मॉरल तौर पर तो हम उसको देख सकते हैं, लेकिन उसका लीगल सोल्यूशन जो इंटरनेशनल लेवल पर भी नहीं, उसका प्रोविजन अभी नहीं है। अभी जैसा जिस तरह का प्रोपेगेंडा सरकार ने एनपीआर के प्रति किया है या लोगों के पास है, आपको क्या लगता है कि कितनी जनता इसमें प्रभावित हो सकती है? नहीं, पहली बात तो ये झूठ बोल रहे हैं। मेरा स्पष्ट मानना है कि मैं मोदी जी को भारत का दुनिया का सबसे अच्छा ड्रामेटिस्ट कहा, आज मैं उनको कह रहा हूँ ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठर है। ये हिटलर से भी बड़ा झूठा है, ये गोबेल से भी बड़ा झूठा है। नरेंद्र मोदी एक बात करता है, अमित शाह दूसरी बात करता है। मैं सिंपल पहले भी कहा, मैंने पिटिशन में भी लिखा है ये बात, कि आप जो भी कह रहे हैं उसको एक नोटिफिकेशन में लिख दीजिए और वह नोटिफिकेशन को आप पब्लिक कर दीजिए। वो नोटिफिकेशन बाइंडिंग हो जाएगी, हम उस बात को मान जाएंगे। अमित शाह कुछ बोले, नरेंद्र मोदी कुछ बोले, गिरिराज कुछ और बोले, चौथा उधर हेगड़े कर्नाटका वाला कुछ बोले, तो उनके बोलने को तो कोई मतलब नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, लॉ के हिसाब से नोटिफिकेशन को जो है और एक्ट को जो है वो वैलिडिटी है। तो जो भी वो कहना चाहते हैं वो नोटिफिकेशन के माध्यम से बोले। अदरवाइज हम मोदी को गोबेल्स में बोल रहा हूँ, उसे हिटलर बोल रहा हूँ, वो सबसे बड़ा झूठा है। उसकी एक बात पर, उनकी एक बात पर हमको विश्वास नहीं करना है।